RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 के लिए पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण हमारा पूर्ण होने की ओर अग्रसर है, जिसमें हमने आपको पीछे प्रस्तुत की गई सभी वीडियो में इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करा दी है और पाठ्य निहित प्रश्न भी पूर्ण करा दिए हैं। तो आइए आज हम लेकर चलते हैं इस पहले चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न, एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी बुक की है उसके क्वेश्चन आंसर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देर न करते हुए लेकर चलते हैं आपकी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने हमारी पिछली वीडियो को रेस्पॉन्स दिया है उसी प्रकार से हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे और हमें फीडबैक भी जरूर भेजेंगे वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। आप इस बात का निर्णय अवश्य लें हर बार की वीडियो की तरह। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 2PbO प्लस CS, एस यानी सॉलिड है यहाँ पर, इक्वल टू 2PbS यानी सॉलिड प्लस CO2 यानी लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं आपके। A सीसा अपचयित हो रहा है, B कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, C कार्बन उपचयित यानी ऑक्सीकृत हो रहा है, और D लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है, हम एक एक क्वेश्चन को आपको पार्ट को करके बताएंगे, जिसमें चार खंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की A B गलत है, A या C गलत है, A B C गलत है या सभी। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक लेकर चलते हैं और वहां से समझते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया इक्वेशन जो आपका है वो है PbO जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है Pb प्लस CO2। अब हमें जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनको छांटना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहले हम इस पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया की जांच कर लें कि इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण, किसका अपचयन, कौन ऑक्सीकारक और कौन अपचायक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर PbO लेड ऑक्साइड जो है आपका, इसमें लेड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, लेकिन समीकरण के दूसरी ओर ये अकेला Pb रह जाता है, यानी इस PbO में से ऑक्सीजन हट गई। तो यहाँ हमारी ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, जैसे हमने आपको थ्योरी में बताया था, ऑक्सीजन का हटना कहलाता है अपचयन। अब अपचयन किसका हुआ, इस PbO का, तो यहां लिख देंगे PbO का अपचयन। इस आधार पर हमें पता चलेगा कि लेड ऑक्साइड का तो अपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ कार्बन अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, और ये ऑक्सीकरण किसका है, कार्बन का है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लेड ऑक्साइड का तो अपचयन हुआ, जबकि कार्बन का ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन हुआ। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ना कि कार्बन उपचयित हो रहा है, तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण अर्थात कार्बन का उपचयन हो रहा है। इस आधार पर जिसका अपचयन होता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी कि सीधे रूप में जो इसमें हमारे C और D सही हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, यानी इस प्रकार से इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया है। चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है और हम कह रहे हैं C और D सही है, C और D वाले जो ऑप्शन है वो सही है, तो A और B हमारे गलत हैं, असत्य हैं। इसी कारण हमारा जो प्रथम ऑप्शन है वो सही है। तो इस आधार पर आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सेकंड क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस Al
इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe, यानी आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बना रहा है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये एक संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है? तो आइए देखते हैं इन सभी प्रकारों को एक बार फिर से विस्तार पूर्वक लेकर चलते हैं और इस अभिक्रिया को छांटते हैं कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशन दी गई है कि Fe2O3 जब Al के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बना देता है Al2O3 और Fe को अलग कर देता है। अब पूछा गया है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, जिसमें जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं संयोजन, एक दिया हुआ है वियोजन, एक दिया हुआ है आपको विस्थापन और एक कहा गया है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन। तो मैं पहले आपको इन चारों प्रकार की अभिक्रियाओं को याद दिला दूं, उसके बाद हम आपको इस अभिक्रिया के बारे में बताएंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो सबसे पहले संयोजन। संयोजन में क्या होता है कि दो या अधिक परमाणु ए और बी अणु परस्पर जुड़कर एक यौगिक बना रहे हों। यहां देखिए दो ने मिलकर दो बना दिए, तो जाहिर सी बात है ये संयोजन तो अभिक्रिया है नहीं। वियोजन में क्या होता है? वियोजन में एक अणु टूटकर दो या अधिक अणु बना देता है। यहां फिर वही है, दो हैं और उधर भी दो ही बने हुए हैं, तो ये वियोजन भी अभिक्रिया नहीं है। उसके बाद आया है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन को हमने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें उभय अपघटन के नाम से पढ़ाया है कि अगर हमारा एक AB और एक CD यौगिक है, जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों के आयन बदल जाते हैं, यानी A के साथ C चला जाता है और B के साथ D चला जाता है। तो इस प्रकार से आयन एक्सचेंज हो जाने की अभिक्रिया को उभय अपघटन या द्विविस्थापन कहते हैं। यहाँ Fe के साथ आपका O है लेकिन एल्यूमिनियम अकेला है। अब इस अभिक्रिया में जब ये पूर्ण हुई तो दूसरी तरफ एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गया और Fe अकेला रह गया। तो हमारी अंतिम अभिक्रिया रह गई विस्थापन। विस्थापन में क्या था कि जब किसी एक पदार्थ के साथ दूसरा पदार्थ अभिक्रिया करता है और आयन को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, एक ये अकेला रह जाए और BC अलग बना दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और यही अभिक्रिया आपकी ये है। देखिए यहाँ Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, एल्यूमिनियम अलग से था, लेकिन एल्यूमिनियम ने इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसको हटा दिया। जैसे यहाँ पर दिया है AB के साथ C था तो ये C B को हटा देता है और ये अकेला रह जाता है। तो यहाँ देखिए Fe हमारा अकेला रह गया और एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया एल्यूमिनियम ने लोहे को। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन है कौन सा सही है? तो इस प्रकार से हमारा जो डी है, डी ऑप्शन यानी विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है, ये डी ऑप्शन हमारा सही है। तो आइए देखते हैं अब तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका ऑप्शनल है, जिसमें कहा गया है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बी, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और डी, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो सूत्र यानी प्रतीकों के आधार पर इसकी समीकरण लिखकर देखते हैं और उसमें छांटते हैं कि कौन सा सही है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम अभिक्रिया लिखें तो इसमें कहा गया है कि आयरन, जब आयरन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहले आप इनके फॉर्मूले लिख लीजिए। आयरन का प्रतीक होता है Fe, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। जब ये परस्पर क्रिया करते हैं तो ये बनेगा FeCl3 प्लस हाइड्रोजन बन जाता है। ये FeCl3 फेरिक क्लोराइड यानी आयरन का एक क्लोराइड होता है।
आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप तीसरे चैप्टर में धातु है, धातु का जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। एक विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसकी वीडियो हमने पहले प्रस्तुत की हुई है, उसके अनुसार आयरन धातु हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में, जो आयरन परमाणु होता है, आयरन होता है, वो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण ये आयरन हाइड्रोजन को उसके यौगिकों से अलग कर देता है, पृथक कर देता है, जिस कारण लवण FeCl3 और बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि जो अन्य ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि इसमें क्लोरीन गैस बनती है और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH2 बनता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो ऑक्सीजन तो आने का कहीं मतलब ही नहीं रहा, तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। तीसरा का है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती। अगर हम इसी अभिक्रिया को यहाँ आयरन के स्थान पर कॉपर को ले लें, चांदी को, सोने को या फिर मरकरी को ले लें, तो इनके साथ ये कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील जितनी भी धातुएं हैं वे सारी की सारी इस अभिक्रिया को अवश्य देंगी, यानी वो हाइड्रोजन रिलीज करेंगी और लवण बना देती हैं। अब चौथा पॉइंट भी आपका इसी प्रकार से रिजेक्ट किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि इसमें आयरन का क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 4 जो संतुलित समीकरण है ये आपका थ्योरी में कराया जा चुका है, तो आप इसको वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी बचे हुए प्रश्न हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।